हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलके एकेडमी। मैं आकाश मेहता। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक है फ्रेंड्स कि अभी अभी रिसेंटली हमारे 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट हुआ है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, कौन होते हैं हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके पास क्या क्या पावर होते हैं, कौन उनका अपॉइंटमेंट करता है, ये सब के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। राइट। तो न्यूज़पेपर की हेडलाइन क्या है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस बी आर गवई जी का अपॉइंटमेंट हुआ है एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। राइट ना। ओके, तो अभी ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट कैसे होता है उसके बारे में बात करते हैं। आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ये जस्टिस बी आर गवई जी हैं जो हमारे 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और उनका जो टेन्योर रहने वाला है वो 6 महीने का रहने वाला है। नॉर्मली जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो चुने जाते हैं वो सीनियर मोस्ट जज होते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के। तो उनकी सीनियरिटी के हिसाब से उनको नॉर्मली अपॉइंट किया जाता है। तो ये जो जस्टिस बी आर गवई जी है वो हाल के समय पे सबसे सीनियर मोस्ट जज है हमारे सुप्रीम कोर्ट के। मेरा मानना है इसके लिए उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट किया गया है। लेकिन उनका जो रिटायरमेंट का जो एज है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो रिटायरमेंट का एज होता है 65 ईयर्स। अभी ये रिटायरमेंट के लिए उनके मात्र कितने महीने बाकी है? 6 महीने बाकी है। इसके लिए उनका जो टेन्योर रहने वाला है वो मात्र कितने महीने का रहने वाला है? 6 महीने का रहने वाला है। ओके, राइट। ओके, अगर मैं अभी बात करूं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, अगर हम उसके बारे में बात करें तो वैसे तो आप देख सकते हो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट कौन करते हैं फ्रेंड्स? हमारे प्रेसिडेंट करता है। राइट। लेकिन क्या प्रेसिडेंट सिलेक्ट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को? नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर मैं उसकी प्रोसीजर के बारे में बात करूं तो जो प्रीवियस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, जो प्रीवियस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं वो रिकमेंड करते हैं हमारे लॉ मिनिस्टर को। हमारे लॉ मिनिस्टर को रिकमेंड करते हैं कि हाँ, ये व्यक्ति को एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट करना है। फिर लॉ मिनिस्टर रिकमेंड करेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर को कि ये व्यक्ति को एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट करना है। और फिर प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड करेंगे प्रेसिडेंट को कि ये व्यक्ति को एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट करना है। फिर प्रेसिडेंट के पास पावर है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करने का। कौन से आर्टिकल के अंडर में? आर्टिकल 124 क्लॉज 2 के अंडर में प्रेसिडेंट को पावर दिया गया है कि वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट कर सकते हैं। तो अपॉइंट मात्र कौन कर सकते हैं? प्रेसिडेंट। लेकिन उनको रिकमेंडेशंस कहां से मिलते हैं? तो सबसे पहले रिकमेंडेशन देते हैं हमारे प्रीवियस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फिर वो रिकमेंडेशन जाता है लॉ मिनिस्टर के पास, फिर वो रिकमेंडेशन जाता है प्राइम मिनिस्टर के पास, और फिर प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट को कि इन व्यक्ति को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट करना है। और प्रेसिडेंट के पास पावर है आर्टिकल 124 क्लॉज 2 के अंडर में। राइट ना। ओके, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि नॉर्मली जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं वो हमारे सीनियर मोस्ट जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको अपॉइंट किया जाता है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार ऐसा ही प्रोसीजर हो, कभी एक्सेप्शनल केस भी हो सकता है कि अगर जो सीनियर मोस्ट जज है उनका ट्रैक रिकॉर्ड बराबर नहीं है तो कोई दूसरे व्यक्ति को भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट किया जा सकता है। अगर मैं उनकी एलिजिबिलिटी की बात करूं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर आपको बनना है तो आपके अंदर एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, तो आर्टिकल 124 क्लॉज 3 के अंडर में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की एलिजिबिलिटी के बारे में बात की गई है। यस, वो व्यक्ति सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, उनका हाईकोर्ट के जज के तौर पे मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, उनका हाईकोर्ट के एडवोकेट के तौर पे मिनिमम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये नॉर्मल प्रोसीजर है। लेकिन अगेन जरूरी नहीं है कि हर एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये प्रोसीजर फॉलो करते हुए ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। कभी कभार कोई एक्सेप्शनल केस भी हो सकता है, कोई डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट भी हो सकता है कि उनके अंदर एक एक्स्ट्रा कैपेबिलिटी है, जिनको अनुभव की रिक्वायरमेंट, इतने अनुभव की रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन उनके जो ट्रैक रिकॉर्ड है बहुत ही अच्छे हैं। तो प्रेसिडेंट के ओपिनियन से हम उस व्यक्ति को भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना सकते हैं। ध्यान में रखना है, बराबर ना। और एलिजिबिलिटी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कहां पे लिखी है? आर्टिकल 124 क्लॉज 3 के अंडर में। ध्यान में रखना है। अगर मैं पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में बात करूं तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मास्टर ऑफ द रोस्टर बोला जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है फ्रेंड्स कि मास्टर ऑफ द रोस्टर किसको बोला जाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बोला जाता है। क्यों? क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट केस होते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट केस होते हैं उसके लिए जो जजेस की जो बेंच बनानी होती है, ये जजेस की बेंच कौन बनाते हैं?
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाते हैं। जो बड़े बड़े केस होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए जो जजेस की बेंच बनानी पड़ती है ना, वो बेंच कौन बनाते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसके लिए उनको बोलते हैं मास्टर ऑफ द रोस्टर, ध्यान में रखना है। उसके अलावा हमारे देश में जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स करने के लिए, खास करके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करने के लिए एक कोलिजियम सिस्टम है। और ये कोलिजियम सिस्टम में 5 मेंबर्स होते हैं, जिसमें 4 होते हैं सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और 1 होते हैं हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये कोलिजियम सिस्टम के चेयरमैन भी कौन होते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मतलब बोल सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो जजेस की अपॉइंटमेंट होती है वो अपॉइंटमेंट करने में भी इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का होता है, ध्यान में रखना है। ये कोलिजियम सिस्टम रिकमेंड करती है कि कौन सी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज बनाने चाहिए, और ये रिकमेंडेशन किसके पास जाता है? प्रेसिडेंट के पास, और फिर प्रेसिडेंट के पास पावर है ये जज को अपॉइंट करने का, ध्यान में रखना है। उसके अलावा फ्रेंड्स, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास आर्टिकल 127 के अंदर में पावर दिया गया है कि वो एडहॉक जजेस को अपॉइंट कर सकते हैं। अभी ये एडहॉक जज क्या होते हैं फ्रेंड्स? फॉर एग्जाम्पल, कोई इंपॉर्टेंट केस सॉल्व करना है, और ये केस सॉल्व करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का जो क्वारम है वो अवेलेबल नहीं है, राइट ना? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट का कंसेंट लेके उस पर्टिकुलर केस के लिए हाई कोर्ट से जज को अपॉइंट कर सकते हैं वो पर्टिकुलर केस को सॉल्व करने के लिए, और उनको बोलते हैं एडहॉक जजेस। और ये एडहॉक जजेस का अपॉइंटमेंट करने का जो पावर है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को दिया गया है आर्टिकल 127 के अंडर में, ध्यान में रखना है। ओके। उसके अलावा अगर जरूरत पड़े कभी कि सुप्रीम कोर्ट को रीलोकेट करने की जरूरत पड़े, तो हाँ, ये रीलोकेशन भी सुप्रीम कोर्ट का हो सकता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अप्रूवल से। उनको पावर दिया है आर्टिकल 130 के अंडर में कि वो सुप्रीम कोर्ट का लोकेशन चेंज कर सकते हैं, रीलोकेट कर सकते हैं, बराबर ना? ओके। तो ये मेन फंक्शंस है, मेन पावर्स है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के। उनको मास्टर ऑफ द रोस्टर बोला जाता है, वो कोलिजियम सिस्टम के चेयरपर्सन होते हैं। उसके अलावा वो एडहॉक जजेस का अपॉइंटमेंट कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट को रीलोकेट के लिए अप्रूवमेंट भी दे सकते हैं। ओके। अगर ये इतनी इंपॉर्टेंट डेजिग्नेशन को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपने पद पे से अगर रिमूव करना है, तो क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रावधान है? हाँ फ्रेंड्स, वो प्रावधान भी है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 124 क्लॉज 4 के अंदर वो प्रोसेस लिखा है कि किस तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को उनके पद के ऊपर से रिमूव किया जा सकता है, उनका इम्पीचमेंट किया जा सकता है, बराबर ना? वो प्रोसेस लिखा हुआ है उसके अंदर। ओके। अभी अगर उनको अपने पद पे से हटाना है तो एक स्पेशल मेजोरिटी चाहिए दोनों हाउसेस के अंदर, हमारे पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के अंदर, अपर हाउस और लोअर हाउस दोनों हाउसेस के अंदर एक स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप एंड 2/3 ऑफ मेंबर्स विच इज प्रेजेंट एंड वोटिंग। ये दोनों टाइप की मेजोरिटी चाहिए, तब जाके उनकी इम्पीचमेंट की प्रोसेस हो सकती है आर्टिकल 124 क्लोज 4 के अंदर में, बराबर ना? ध्यान में रखना है। और उनको अगर अपने पद पे से हटाना है तो उनके खिलाफ एक प्रूफ होना चाहिए कि उन्होंने मिसबिहेव किया है या तो फिर उनकी कैपेसिटी नहीं है अपने पद को हैंडल करने की। अगर ये प्रूव होगा तभी जाके उनको अपने पद के ऊपर से हटाया जा सकता है फ्रेंड्स, आर्टिकल 124 क्लॉज 4 का यूज करके। और ये जो मिसबिहेवियर और उनकी इनकैपेसिटी का जो प्रमाण है कि कैसे उनकी मिसबिहेवियर और कैसे उनकी इनकैपेसिटी होनी चाहिए तभी जाके उनको हटाना चाहिए, तो वो प्रमाण लिखा है जजिस इंक्वायरी एक्ट 1968 के अंदर में, बराबर ध्यान में रखना है। ओके। तो आपको फ्रेंड्स ये पूरी न्यूज के अंदर अच्छे से समझ में आया होगा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन होते हैं, उनके पास क्या पावर है, कैसे उनको अपने पद पे से हटाया जा सकता है, उनके एलिजिबिलिटी क्या है। और अभी रिसेंटली हमारे 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं? जस्टिस BR गवाई जी, ध्यान में रखना है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।